बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली तो बात ये कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड की जाएँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जो पेपर्स होंगे आपके वो ALP के अकॉर्डिंग होंगे, जिसको स्मार्ट सिलेबस भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सबके पास स्मार्ट सिलेबस मौजूद होगा। तो हम सिर्फ अब जितना भी काम करेंगे वो ALP के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को हम करेंगे। ओवरऑल सब कुछ नहीं हम करेंगे, ठीक है? तो आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए बच्चों, हमारी बुक के ना दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। एक है अलजबरा वाला पोर्शन है और एक पोर्शन है ज्योमेट्री का, ठीक है? दो पोर्शंस हैं हमारी बुक के। टोटल 13 चैप्टर्स हैं, आपको पता है। पहले 6 चैप्टर्स जो हैं वो अलजबरा के हैं और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो ज्योमेट्री के हैं। तो अलजबरा में से आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक पहले अहम बात सुन लें सॉरी। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चैप्टर नंबर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा, जो बातें आपको सिखाऊंगा, वो बातें आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है, नोट डाउन करनी है, क्योंकि वो सारी बातें यूज़ होंगी चैप्टर नंबर 2 में भी, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो अभी हम फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि आप अपनी बुक्स निकाल लें। आपके पास आपकी बुक्स होनी चाहिए, आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। तो मैंने जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि हम ALP को ही फॉलो करेंगे, तो मैंने बच्चों अपनी इस बुक के ऊपर ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, आप भी साथ साथ जल्दी जल्दी मार्क कर लें। पूरा चैप्टर मैं एक साथ मार्क करवाने लगा हूँ आपको। तो देखें ज़रा, पहले 1.1 पे आएँ। आप भी 1.1 ओपन कर लें। जिन क्वेश्चंस के नीचे बच्चों मैंने इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है जिन पार्ट्स को, ये पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में हैं। इनमें होमवर्क वाले पार्ट्स भी हैं और क्लास वर्क वाले पार्ट्स भी हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने ALP के अकॉर्डिंग मार्क किए हुए हैं, आप भी इनको मार्क कर लें। ये 1.1 है, ठीक है? मार्क कर लिया आप लोगों ने। अब मैं 1.2 पे आ रहा हूँ। देखें 1.2 में बच्चों ये वाले जो पार्ट्स हैं ये स्मार्ट सिलेबस में हैं, आप मार्क कर लें इन्हें भी, क्योंकि हमने सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को करना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करना है, सीखना है। अब आप 1.3 पे आ जाएं। 1.3 में ये वाले क्वेश्चंस मार्क करें। सेकंड है, सेवन्थ है, ठीक है बच्चों? और ये भी मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10th है, 12th है, 14th है। ये मैं भी आपको ALP के क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ। ALP मतलब स्मार्ट सिलेबस। अब 1.4 पे आ जाएं। 1.4 में बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। समझ आ रही है बात? तो बच्चों देखें, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है आपने। आपके पास आपकी नोटबुक्स होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर सुने हर एक बात को और समझना है आपने। चैप्टर का नेम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इक्वेशन किसे कहते हैं? देखें, इक्वेशन का वर्ड जो है वो आपके लिए न्यू नहीं है। आप छोटी क्लासेस, जूनियर क्लासेस में भी इक्वेशंस के बारे में पढ़कर आए हैं, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक रिव्यू दूंगा आपको, इक्वेशन क्या होती है, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर। पहले इक्वेशन को समझें। देखें बच्चों, मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस, बड़े ही ध्यान से सुने, मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें इज इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, ठीक है? इज इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें आपको इज इक्वल टू का साइन नज़र आता है बच्चों, उस स्टेटमेंट या उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर है बात? तो इक्वेशन समझ में आ गया किसे कहते हैं? कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें इज इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशन है। अब इक्वेशंस
काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं बच्चों। आपने छोटी जूनियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस का नाम सुना होगा और यकीनन आपने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ऐसी इक्वेशंस बच्चों जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन के बारे में लिख देता हूँ। एनी सेंटेंस और स्टेटमेंट, एनी सेंटेंस और स्टेटमेंट, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ, एनी सेंटेंस और स्टेटमेंट हैविंग इक्वल साइन, कोई भी स्टेटमेंट सेंटेंस जिसमें इक्वल टू का साइन हो वो इक्वेशन है। अब इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन की टाइप्स। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस किन्हें बोलते हैं बच्चों, वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली एक्स होता है, ठीक है। इक्वेशंस हैविंग पावर 1, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, डिटेल में नहीं लिख रहा, पूरा मैं शॉर्टकट वे में लिख रहा हूँ। इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, इन विच मैक्स लिख लें यहाँ पर, मैक्सिमम पावर। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 1 = 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, x + y = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। इस इक्वेशन में देखें x और y दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की पावर 1 है। जब कुछ पावर ना हो तो बच्चों वहाँ पे 1 होता है, लेकिन हम यूजुअली 1 को लिखते नहीं हैं। समझ आ रही है बात यहाँ तक? तो लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आएगी बच्चों? 1 नज़र आएगी। ये इक्वेशंस आपको अगर याद हो, आपने 9th क्लास में ये इक्वेशंस बच्चों आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में और एक्सरसाइज नंबर 1.6 में, जहाँ पर हमने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड वगैरह से समझे थे, वहाँ पर आपने इन इक्वेशंस को देखा होगा, वहाँ पे हमने इनको सॉल्व भी किया था, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या समझा? हमने समझा इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की हमने टाइप्स देखी, पहले लीनियर देख ली, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं अब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होने लगी हैं, ध्यान से सुन लें। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और 2 से हायर पावर्स मौजूद ना हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर of variable 2 but no higher powers। बात समझ में आई? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बच्चों कितनी हो? 2 हो और 2 से हायर पावर ना हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नो हायर पावर्स, 2 से बड़ी पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से बड़ी पावर कोई ना हो, यानी कि क्यूब नज़र ना आए, 4 पावर नज़र ना आए, सिर्फ 2 मैक्सिमम होना चाहिए, तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगी बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको 2 नज़र आती है। अब मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x² + x - 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 2 नज़र आ रही है। इसी तरह से x² - 1 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर आपको 2 नज़र आ रही है। सिमिलरली मैं सिंपल लिखता हूँ x² = 4। बच्चों ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का साइन है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बच्चों हम मज़ीद डिटेल में समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पूरे चैप्टर में हमने इसी को ही डिस्कस करना है, 1.1 से लेकर
1.4 तक इसी का जिक्र होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसलिए अब जो मैं बातें बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से सुने, नोट करें और अपने जहन में बिठा लें इन बातों को। अब देखें बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफ़ी सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ले दिखाया आपको कि यहाँ पर एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक एक्स है और फिर एक कांस्टेंट है और राइट साइड पे ज़ीरो है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको और एक कांस्टेंट है और राइट साइड पे ज़ीरो है, एक्स वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं। सिमिलरली मैंने एक इक्वेशन लिखी जिसमें आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है और राइट साइड पे 4 है। ये सारी की सारी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेकिन बच्चों क्या है कि हमने ना अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स कर दी है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको बाज़ बुक्स में जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, इसको समझते हैं। अब देखें बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है कुछ इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आपको ए बी सी नज़र आ रहे हैं। ये जो ए बी सी है ना बच्चों, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। हेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 10th क्लास में हम रियल कोफिशेंट्स वाली इक्वेशंस को ही पढ़ते हैं। हायर लेवल पे जाके हम कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट्स के साथ भी इक्वेशंस को पढ़ेंगे। हेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं। और इंतहाई अहम बात, यहाँ पर बच्चों ये जो ए है ना, ये वाला ए, ये ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो ए है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखें इस बात को, ठीक है। ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता है कि सर क्यों नहीं होगा ए ज़ीरो? देखिए बच्चों, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये पूरे की पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो होकर ये टर्म गायब हो जाएगी। जैसे ही ये वाली टर्म ख़त्म होगी, पीछे बचेगा बी एक्स प्लस सी। मुझे बताएं, क्या बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, हम इसमें ये कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, अदरवाइज़ ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। समझ आ गई बात? तो दो बातें याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रा आप अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि बार बार मैंने इसी का जिक्र करना है हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी, फिर एक्स वाली टर्म होगी, फिर कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू लिखा होगा और राइट साइड पे 0 होगा। अगर इस फॉर्म में नज़र आ गई आपको इक्वेशन, तो आप कह देंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ आ रही है बात? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगली बात सुने। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्या बी ज़ीरो हो सकता है? क्या ये बी ज़ीरो हो सकता है? तो अब मैं वो बात बताने लगा हूँ आपको। अगर बच्चों ये बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये बी की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो बच्चों उस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, या दूसरे आसान वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी कि x वाली टर्म हो ही ना, तो हम उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। मैं एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने। इसी इक्वेशन की बात करते हैं। 2x स्क्वायर, मैंने x को यहाँ से ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये लिखा मैंने।
तो बच्चों अब यहाँ पर आपको एक्स वाली टर्म नज़र नहीं ना आ रही, तो हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाली टर्म मौजूद ना हो, या और सिंपल वर्ड्स में कहें कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 0 हो, वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं? ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आगे सुनो, जल्दी से मैं एक दफ़ा रिव्यू करवा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताई, उसमें लीनियर इक्वेशन पहले मैंने आपको बताई कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की। और क्वाड्रेटिक जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्वाड्रेटिक के ऊपर होगा। ये वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो लेकिन 2 से बड़ी पावर्स मौजूद ना हो, और ये उसकी एग्जांपल्स हैं। और बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, वो ये कि ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए और जो ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? और अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स वाली टर्म गायब हो जाए, ये 0 हो जाए, तो बच्चों हम इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक तो रहती है लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है। अच्छा, इसको प्योर कहने की लॉजिक भला क्या है? देखिए बच्चों, मैथ्स में ना मैक्सिमम नाम जो आप पढ़ते हैं वो लॉजिकली हैं सारे के सारे, सिवाय चंद एक नोटेशंस के जो रशिया वगैरह में डिस्कवर हुई, उनके अलावा जो मैक्सिमम नाम है ना, नाम पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब ये है ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नज़र आए, प्योर यानी कि खालिस्तान उसमें पावर 2 ही हो सिर्फ। तो देखें यहाँ पे आपको पावर 2 ही नज़र आ रही है, एक्स की पावर 1 तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों हम इसको प्योर बोलते हैं। ठीक होगी बात? आई होप कि इतना काफ़ी है। ये थी इसकी थ्योरी, समझ आ गई बात? अब अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखें, अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन। अब हम आगे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इस पूरे चैप्टर में बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही करता है, बस इतना काम है। पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और हमें कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करें। ठीक है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो दुनिया की, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है? जो भी वेरिएबल उसमें मौजूद है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, वो जो वैल्यूज़ उसकी होती हैं वो कहलाती हैं सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है वैल्यूज़ ऑफ एक्स या वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? वो एक्स की वैल्यूज़ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें वो कहलाती हैं सॉल्यूशन। ये क्या होता है हम आगे मज़ीद डिटेल में समझेंगे। अच्छा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम टोटल कुल मिलाकर 3 तरीके सीखेंगे। ठीक है? मेथड्स अब मैं बताने लगा हूँ आपको। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन। दूसरे मेथड का नाम है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। फैक्टराइजेशन है पहले मेथड का नाम, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड्स में से जो सबसे इजी मेथड है ना वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसकी वजह ये कि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता आपको। ठीक है? और थोड़ा सा जो सोचने वाला है, जिसके अंदर थोड़ा सा हमें अपनी लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है? मेरा फेवरेट वैसे फैक्टराइजेशन है क्योंकि ये जल्दी क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। इसमें बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है, क्वेश्चन इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है फैक्टराइजेशन से। बाकी हम इन तीनों को डिटेल में एक्सरसाइजेज अब आगे जब हम करेंगे उसमें हम इन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक आप जहन में ये रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसमें A0 नहीं हो सकता,
और इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन का एक और नाम भी होता है बच्चों, इसको बाज़ लोग मिड टर्म ब्रेक के नाम से भी याद करते हैं, मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? आगे चलें जी। अब हम आ रहे हैं बच्चों, ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज पर। देखें जी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन है पहला हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमसे कहा गया है कि दो काम करने हैं हमने क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि पहला काम तो ये करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमने ये बताना है कि वो प्योर है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। करना क्या है, अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, x+7 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू -7। ये क्वेश्चन मेरे पास है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों, अब मैं जो बात बताऊंगा आपको, आपने बड़े ही ध्यान से सुननी और इसको नोट कर लें। जब कभी भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो, जब कभी भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो, तो उसका तरीका होता है। उसका तरीका ये है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर फ्रैक्शंस हैं अगर, तो एलसीएम ले लें। फ्रैक्शंस हैं अगर तो एलसीएम ले लें, और अगर ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दें। बस ये दो बातें याद रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल सेट है। अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं और तो उनका एलसीएम ले लेंगे, और अगर हमारे पास ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा ये, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखें, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा, फर्स्ट वैल्यू को लिया हमने, उसके आगे सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड वैल्यू को लिया +7, उसके आगे अगेन ये पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, इज़ इक्वल टू -7 एज इट इज़। ठीक है बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई किया है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बनेगा x² - 3x प्लस 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x - 21, 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू -7। क्लियर? x² एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो +4x -21 यहीं पर रखें आप, -7 को इधर ले आएँ तो इधर आके +7 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? राइट साइड पर हमने ज़ीरो बनाना होता है, ये बात भी जहन में रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म की राइट साइड पे हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो बना लिया। अब सॉल्व कर लो, x² + 4x, इसमें से इसको माइनस किया तो -14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहली वैल्यू x² की है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है और राइट साइड पे 0 है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ the standard form of quadratic equation and अब अच्छा, दूसरी बात उसने ये पूछी थी हमसे कि क्या ये प्योर है या नहीं, तो क्या ये प्योर है? मैंने आपको बताया था कि अगर x वाली टर्म मौजूद नहीं है तो प्योर होगी, और अगर x वाली टर्म मौजूद है तो प्योर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे एंड इट इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई? बस इतना सा काम था। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चल रहे हैं। अब आप देखें, मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ, थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे, फोर्थ मैं करवा रहा हूँ।
जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, मैंने फोर्थ पार्ट नोट किया यहाँ पर। अब इसको समझते हैं। देखें, करना क्या, हमने काम वही है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमने बताना है कि ये प्योर है या नहीं। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बात बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने दो बातें जहन में रखनी है। वो ये है कि क्वेश्चन में फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम ले लें, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ, ये दो बातें याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दो बातें हैं, नो फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखें आप। तो यहाँ पर देखें फ्रैक्शंस हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम लेते हैं। उससे पहले आप एक काम करें, वो ये कि जो कांस्टेंट है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x+4 बाई x-2 ओवर x इज़ इक्वल टू -4। अब आप इनका एलसीएम लें, जो ये फ्रैक्शंस हैं दो। एलसीएम आएगा x-2 इंटू एक्स, ये और ये एलसीएम आ गया। तो देखिए बच्चों, x-2 से कैंसिल होगा, x मल्टीप्लाई होगा x+4 के साथ, यानी कि x इंटू x+4। सिमिलरली x-2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x-2 इंटू x-2। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जस्ट मैंने एलसीएम लिया और 4 को मैंने उधर इसलिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि 4 फ्रैक्शन नहीं था, सिंपल एक नंबर था, इसलिए मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें जस्ट इसे, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x² प्लस 4x, ठीक है। माइनस है तो एज इट इज़ रहने दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा मेरे पास x² -2x -2x -1 प्लस 2 2 4 +4 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी इनको मल्टीप्लाई कर दें, x जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x² -2x, ठीक है। यहाँ तक इज़ इक्वल टू -4। अब ऊपर ब्रैकेट्स को ओपन करें, x² प्लस 4x माइनस x², बाहर माइनस है तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x, ये भी प्लस 2x और ये -4 होल डिवाइडेड बाय x² -2x इज़ इक्वल टू -4। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अब देखें जी, x² के साथ कैंसिल आउट हुआ, प्लस 4x प्लस 2x एंड प्लस 2x कितना हो गया, 4 एंड 2 6 6 एंड 2 8, तो ये बना 8x -4। अच्छा बच्चों, ये डिनोमिनेटर है, इसको आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इंटू x² -2x, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, हमने फ्रैक्शंस को ख़त्म करना होता है और उसका सबसे बेहतरीन हल होता है एलसीएम, इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए एलसीएम लिया जाता है और आगे चल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही काम हमने यहाँ पर किया है। 8x -4 एज इट इज़ रहेगा, 4 अंदर ले जाएं तो -4x² माइनस माइनस प्लस 4 2 8x। यहाँ तक कोई मसला? ये दोनों वैल्यूज़ आप लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमने ज़ीरो बनाना होता है। तो ये बनेगा 8x -4 तो यहीं पे रहेगा, ये -4x² है, इधर आके +4x² हो जाएगा। सिमिलरली ये +8x है, इधर आके -8x होगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आप, प्लस का 8x माइनस के 8x से कैंसिल आउट हो रहा था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी बचा मेरे पास 4x² -4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें, 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो बच्चों x² -1 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 बाय एनीथिंग 0 ही होता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना होता है हमने अपना आंसर। जैसे देखें यहाँ पर अगर मैं 4 को कॉमन नहीं निकालूंगा तो वो मेरा जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि 4 कॉमन निकल रहा था, इसलिए मैंने 4 को कॉमन निकाला। आपने आखिरी हद तक सॉल्व करना है। अब देखें, इससे आगे नहीं हम जा सकते। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो इक्वेशन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि x² वाली टर्म है पहले, फिर उसके बाद कांस्टेंट है और राइट हैंड साइड पे 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो ही बातें होती हैं कि सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लेकिन अब हमने ये बताना है कि ये प्योर है या नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर x वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, तो ये प्योर है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर?
बच्चों समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल काम था इसका बच्चों। अब पीछे सिर्फ एक पार्ट बचता है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है और इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको इसका भी करवा रहा हूँ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहा गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन इज 3y square इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये क्वेश्चन है 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों, अब फैक्टराइजेशन हमने सीखनी है कि फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चों? 3 मेथड्स हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसे ही है। उसमें से हम पहला मेथड सीखने लगे हैं फैक्टराइजेशन का। बड़े ही ध्यान से सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। करना क्या होता है, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को अपने जहन में बिठा लें, बल्कि इसको कहीं पे बुक पे नोट कर लें। आवर क्वेश्चन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करें, सबसे पहली बात क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो याद रखनी है बात, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में होना चाहिए? हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले, बाकी सारी बातें बाद में, मैं देखूंगा कि क्या मेरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो राइट साइड पे 0 होता है और बाकी सब कुछ लेफ्ट साइड पे होता है। तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊँगा। समझ आ रही है ना बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका मैं ऊपर सिखा चुका हूँ आपको कि अगर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, अगर फ्रैक्शंस हैं तो उनका एलसीएम ले लें। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 5y। आ गए यहाँ तक? अब आप इन दोनों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। 3y स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ये वाई स्क्वायर इधर आके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5y इधर आके प्लस 5y होगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर? हमने राइट साइड पे 0 बना लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। कोई मसला यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर मेरे पास कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर y अंदर बचा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, y कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों याद रखें, मैथ का बिल्कुल बेसिक रूल है, जब कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट, देखें ना दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा हो तो इस बात का मतलब ये होता है कि उन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 होगी। तो या तो ये वाली चीज़ 0 होगी या ये वाली चीज़ 0 होगी, इसलिए हमने दरमियान में और लिखा है। बाज़ बच्चे यहाँ पर एंड लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है ना? अच्छा देखो, यहाँ से तो y की वैल्यू सिंपली निकल आई हमारे पास 0, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 2y इधर ही रहेगा, 5 इधर आके माइनस हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बनेगा y इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। तो बच्चों y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक है 0 और एक है माइनस 5/2। ठीक है, कोई मसला तो नहीं? अच्छा बच्चों अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 4th इसका आपको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। मैं 5th पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें इसका 5th पार्ट। ये क्वेश्चन गिवन है, हमसे कहा गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। वही काम करना है हमने, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। किस तरह से करेंगे देखें जी, अब इसको ज़रा ध्यान से। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, लेकिन ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास
एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बनेगा x प्लस वन का स्क्वायर, x के साथ होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/12 एज इट इज़। ठीक है, अब आगे देखें। अब आप ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें इसका, a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैंने a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया बच्चों और कुछ नहीं किया, प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और नीचे देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वन हो जाएगा x। आ गए यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स जो है वो सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये वाला 2x एज इट इज़, ये प्लस वन भी एज इट इज़, मैंने रीअरेंज किया ऊपर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। अब बच्चों लास्ट पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाकर, ये वाली वैल्यू, तो बनेगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आ गए यहाँ तक। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 12 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तीनों के साथ, तो 12 2 ज़ा 24x स्क्वायर, 12 2 ज़ा अगेन 24x और 12 1 ज़ा 12, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें बनेगा 25x स्क्वायर और ये बन जाएगा 25x। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब बच्चों आपने क्या करना है, राइट साइड पे हमने ज़ीरो बनाना होता है, तो आप ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 एज इट इज़ आ गई तीनों वैल्यूज़, ये प्लस 25 है इधर आके माइनस 25x स्क्वायर, सिमिलरली ये भी प्लस है इधर आके माइनस 25x और इधर बच गया ज़ीरो। सिंप्लीफाई करें, 24x स्क्वायर एंड माइनस 25x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ी टर्म का साइन, ठीक है ना, प्लस 24x एंड माइनस 25x, अगेन ये बनेगा माइनस एक्स, और ये प्लस 12 अकेला है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। आ गए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब एक अहम बात बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगाज़ कभी भी नेगेटिव नंबर से नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस आ जाए तो हम उसको प्लस बनाएंगे। ठीक है, और प्लस बनाने के लिए आपने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा -12 और ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। अब देखें बच्चों, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझना। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हो, आपने उस कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। साइंस को छोड़ के सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 12 12। ठीक है, तो बच्चों जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी आपने उसको फैक्टराइज करना है। जैसे इधर मल्टीप्लाई करने से आया 12, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 12 24 होता, तो मैं 24 को फैक्टराइज करता। समझ आ गई बात। अब मैं 12 को फैक्टराइज करने लगा हूँ। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये ले मैंने 12 के फैक्टर्स बना लिए, 2 2 एंड 3। क्लियर है, सबसे पहले फैक्टर्स बनाने। अब आपने करना ये है, आपने बच्चों अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का काम होगा, इसलिए ध्यान से समझना है। आपने पहली वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, पहली वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, जो साइन है वो भी एज इट इज़ लिखना है, लेकिन जो मिडल वाली टर्म होगी ना, मिडल वाली टर्म, इस मिडल वाली टर्म की जगह बच्चों आपने एक इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, मिडल टर्म की जगह क्या लगा देनी है, एक बड़ी ब्रैकेट, और उसके साथ एक्स लिख देना, ये वाला एक्स एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू -12 भी एज इट इज़। क्लियर है, ये मैं आपको फैक्टराइजेशन का जो असल मेथड है वो बता रहा हूँ। पहली टर्म एज इट इज़, आखिरी टर्म भी एज इट इज़, और सेंटर वाली टर्म जो है उसमें जो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसकी जगह आपने एक बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 की जगह बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर भी मैंने यही काम करना था। ठीक है, और x बाहर आ जाना था। अब आपने करना ये है बच्चों कि जो साइन लास्ट वाली टर्म का है, जो साइन लास्ट वाली टर्म का है वो साइन आपने कॉपी कर देना है यहाँ पर।
सेंटर में, ये लें कॉपी कर दिया, माइनस लगा दिया सेंटर में। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस लगाता। ये फैक्टराइजेशन का सबसे आसान तरीका है। बच्चों को सबसे ज़्यादा मसला रहता है फैक्टराइजेशन में, वो कहते हैं सर हमसे फैक्टर्स नहीं बनते, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो पाती। उसका मैं आसान मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस मेथड से एक तो बहुत आसानी से फैक्टर्स बन जाएंगे, दूसरी बात मिस्टेक के चांसेस 0% हैं, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, अब बच्चों आपने इन फैक्टर्स में से, ये जो 3 फैक्टर्स आपके पास आए हैं, इनमें से 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं, इनमें से 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिन्हें माइनस करने से 1 आ जाए, क्योंकि इधर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। 2 ऐसे फैक्टर्स हमने इधर से पिक करने हैं जिन्हें माइनस करने से 1 आए, ठीक। तो ढूंढते हैं ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करो तो बच्चों कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स मुझे मिल गए 4 एंड 3, तो आप पहले लिखें 4 और फिर लिख लें 3। क्लियर है? आई होप कि समझ आ गई है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मे बी कि दोबारा आएगा, मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने वो सारी बातें आपको बता दी जो फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा होता 2 लिखा होता तो मैं यहाँ पर 2 ऐसे फैक्टर्स पिक करता जिन्हें माइनस करने से 2 आए, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये जो एक्स है ये वाला एक्स, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू 4 4x, एक्स इंटू 3 -3x, और ये -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों आपने करना ये है कि आपने पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है और अगली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकला, अंदर बचा x + 4, इधर से -3 कॉमन निकला, अंदर बचा x + 4 इज इक्वल टू 0। आगे यहाँ तक कॉमन निकाल लिया आपने पहली 2 में से और अगली 2 में से। अब फर्दर देखें, फर्दर आपको नज़र आएगा कि x + 4 इधर मज़ीद कॉमन आ रहा है, इसको मज़ीद कॉमन निकालें तो ये बनेगा x + 4 कॉमन निकला, पीछे बचा हमारे पास x -3, और ये वाला 0 इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही, ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं। अब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 है, तो इसका मतलब या तो पहली वाली ब्रैकेट 0 होगी या फिर दूसरी वाली 0 होगी। हम दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -4 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। कोई मसला तो नहीं बच्चों। x के 2 आंसर्स आ गए, एक आया -4 और एक आंसर आया है 3। लास्ट पे आपने इन दोनों आंसर्स का सोल्यूशन सेट बना देना है। सोल्यूशन सेट बनाने के लिए क्या करना है, आपने करली ब्रैकेट का यूज़ करना है और x के जो भी आंसर्स आएंगे उनको आपने इस तरह से इकट्ठा करके लिख देना है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल काम है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने कोशिश की है कि फुल डिटेल में आपको बताऊँ, बातें समझाऊँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो एक पार्ट है ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आपने खुद ट्राई करना है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम समझेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से समझना आपने ये भी जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इसका फर्स्ट पार्ट नोट डाउन किया है बच्चों, ये वाला, ठीक है। देखिए अब करना कैसे है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है, बड़े ही ध्यान से हर एक बात को सुने। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है बच्चों, इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपने ये 4 स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं और यही स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं। आपका हर कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आपने, मैं पहले स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला काम बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो हम लिख लेते हैं इसको साथ साथ, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरी बात, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ये करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है, उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। शिफ्ट कांस्टेंट
टू राइट हैंड साइड, ये दूसरा स्टेप है। क्लियर? पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, दूसरा स्टेप है कि कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तीसरा स्टेप बच्चों ये होता है कि आपने करना ये है ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। आपने x के कोफिशिएंट का जो हाफ है, आपने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। अभी मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ, अभी आप सिर्फ नोट करते जाएं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो तब ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको। 4th नंबर पे हम बच्चों क्या करेंगे, आखिरी स्टेप, उसमें हमने करना ये है कंप्लीट स्क्वायर। हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर एंड टेक स्क्वायर रूट। बस इतना सा काम है। इन 4 स्टेप्स में बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, ये तो मैंने आपको रूल्स लिखवा दिए इसके, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। क्या है, 1 है? नहीं है, तो मैं पहले इसको 1 बनाऊंगा। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को बच्चों 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 7 से डिवाइड कर दें तो बच्चों बनेगा 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, हर एक टर्म को 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 7 से कैंसिल आउट, ये बचा x स्क्वायर प्लस 2/7 वैसे ही रहेगा, माइनस 1/7, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करें 0 ही रहता है। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लिया, 1 बना लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप बच्चों मैंने आपको ये बताया था, शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। अब इन तीनों में से कांस्टेंट 1/7 है, इसको आप राइट साइड पे ले आएँ, तो यहाँ पे माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7, इधर आके प्लस हो गया। दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा काम देखें। तीसरा काम बच्चों आपको मैंने ये बताया था कि आपने करना ये है कि जो x का कोफिशिएंट है, ये पॉइंट ध्यान से समझना आपने, x का जो कोफिशिएंट है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना, उसका साइन वगैरह नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना आपने। जो x का कोफिशिएंट है, आपने बच्चों उस कोएफिशिएंट को रफ वर्क में जाना है, और उस कोफिशिएंट को आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। क्या कहा मैंने, x का जो कोफिशिएंट होगा साइन के बगैर, आपने उसको 1/2 से हमेशा मल्टीप्लाई किया करना है, 1/2 फिक्स है, और सॉल्व कर लेना है। 2 से कटा, 1/7 बच गया। ऐसे ही है, 1/7 ही आएगा। जो आंसर आपके पास आया है बच्चों, आपने इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। समझ आ गई बात? तो मैं लिखूँगा एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सब कुछ वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे भी प्लस किया, और यही चीज़ आपने यहाँ पर भी प्लस करनी है। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ मैंने इधर भी प्लस की, और यही चीज़ मैंने इधर भी प्लस की। ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। तीसरा काम भी हो गया। चौथा काम बच्चों ये था कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर कंप्लीट करना बहुत ही आसान है। मुझे बताएं, इधर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है एक्स, तो आप एक्स लिख लें। सेंटर वाला साइन पिक करना है हमेशा, सेंटर में साइन है प्लस, तो प्लस लिया। इधर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, 1/7, इसको ले लें। दोनों स्क्वायर्स के नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने दोनों वैल्यूज़ को लिख लेना है, और सेंटर वाला साइन लेकर इस पूरे के ऊपर आपने होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक है ना बच्चों, ये पूरी चीज़ क्लोज होके ये स्क्वायर बन गया इसका, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक, और इधर सिंप्लीफाई कर लें, 1/7 वैसे ही, स्क्वायर ओपन किया तो 1/49। इधर एलसीएम शेल्सियम लें अब इसका थोड़ा सा, 49 हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, तो 7 1 ज़ा 7, 49 सेम है, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज़, एलसीएम लिया जस्ट मैंने। 7 + 1 कितना हो गया बच्चों, 8/49। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल काम है, यहाँ तक आ गए। अब बच्चों आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अगला काम था टेक स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है,
टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दें, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, एक और अहम बात है अब यहाँ पर, जब आप बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आपने राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये बचा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, 8 का अंडर रूट होता है बच्चों, कैलकुलेटर पे निकाल लेना, कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद है, वो होगा 2√2। ठीक है, और 49 का अंडर रूट होता है बच्चों 7, कितना होता है 7। आ गए यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। हमने तो निकालनी है वैल्यू x की, तो ये प्लस 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा -1/2, तो ये प्लस 1/2 इधर आके -1/2 हुआ, और ये सब कुछ वैसे का वैसे ही। आ गए यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी हमारी मिस्टेक होगी, उसको करेक्ट कर लें आप। ये 1/7 था, ये भी 1/7, नीचे आके हमने उसको 2 कर दिया, ये 1/7 ही है, इसको 7 कर लें, 1/7, ये भी 1/7 है, ये भी 1/7, ये बस इन 2 को आप 7 लिख लें, ये भी 7 है, 1/7। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमने ध्यान से देखना, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा मेरे पास 7 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, -1 एज इट इज़, प्लस -2√2 भी एज इट इज़। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, यही हमारा फाइनल आंसर है। आंसर आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट में लिख दें, -1 + -2√2/7। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पर हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, 1/7 को मैंने बाई मिस्टेक 1/2 लिख दिया था, उसको आप 7 बना लें, और नीचे आके हमने जस्ट एलसीएम लिया है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -1 + -2√2/7। ठीक है, अब इसका जो बच्चों 5th पार्ट है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका करवा देता हूँ 9th पार्ट की मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ आपको कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे। बिल्कुल सेम यही मेथड अप्लाई होगा, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। शुरू करते हैं इसका ये 9th पार्ट। अच्छा बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, इसके अंदर फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं हमें, तो आप क्या करें, इसका एलसीएम लें। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें, तो एलसीएम आएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3x + 1, ये एलसीएम आ गया। 3x + 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4 × 3x + 1, ये वाला -8 एज इट इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे तो ये टर्म अकेली है, इसलिए ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। ठीक, कोई मसला तो नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो बनेगा 12x + 4 -8 होल डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज़ इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों। अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, देखें बेसिक मैथ की बात है बिल्कुल। अगर हमारे पास लिखा हो a/b इज़ इक्वल टू c/b, ठीक है, अगर दो फ्रैक्शंस आपस में बराबर हों और उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। देखें दो फ्रैक्शंस हैं और वो दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 3x + 1 3x + 1, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ बच्चों, कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो बचा मेरे पास पीछे 12x + 4 -8 कितना हो जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू 3x² + 5। अब इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, 3x² + 5 यहीं पे रहने दें आप, इन दोनों को इधर ले आएँ। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि x² वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना बने। तो इधर आके माइनस होगा, -12x + 4 और यहाँ बन गया 0। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 0 इज़ इक्वल टू 3x² - 12x एज इट इज़ ही आ जाएगा, +4 और +5 कितना हो गया, +9। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। x² - 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0।
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 के साथ डिवाइड होगी तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बच्चों ज़रा मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, यानी कि ये वाली चीज़ इधर और 0 उस तरफ, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, अब मैं इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करूँगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, वो ऑलरेडी यहाँ 1 बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद सेम यही वर्किंग आप अप्लाई करेंगे। अब बच्चों इससे आगे इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद कंप्लीट करना है, CYS मैंने लिख दिया, कंप्लीटेड बाय योरसेल्फ। बाकी इंशाल्लाह इससे आगे हम आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद से कंप्लीट करना है।